प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR NPL के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, वैज्ञानिकों के योगदान पर होगा देश का विकास। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में होगी वार्ता। पिछली वार्ता में 4 में से 2 मुद्दों पर किसानों के साथ बनी थी सहमति। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने की अब तक 24 लोगों की हुई मृत्यु, कई गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के प्रति जताई संवेदना। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने ली करवट, पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई बारिश से फसलों को मिला लाभ। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CSIR NPL के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज देश के लिए खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके कोविड-19 की 2 वैक्सीन तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं और नई मंजिलें भी हैं। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को ध्यान में रखकर अब देश को आगे बढ़ना होगा। अगर समय की जिम्मेदारी CSIR की है तो समय को बदलने की भी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। साथियों, CSIR NPL तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विदेशी स्टैंडर्ड को छोड़कर अपने स्टैंडर्ड पर ध्यान देना होगा। हमारी गुणवत्ता को दुनिया स्वीकार करे, इस लायक भारत को अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनानी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को हमें भारत के उत्पाद से भरना नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय उत्पाद दुनिया के सामने रखना है और उपभोक्ताओं का मन जीतना है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसका अपना नेविगेशन सिस्टम है
उन्होंने कहा कि जो देश विज्ञान में जितना आगे बढ़ा है वहीं देश आज तरक्की पर है। विज्ञान से ही अच्छी तकनीक मिलती है जिसके सहारे उद्योग खड़े होते हैं और उनसे उत्कृष्ट उत्पादन किया जाता है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भारत ने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, ये हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आज भारत दुनिया में पर्यावरण की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में हमें जो भी उत्पाद बनाने हैं वो पर्यावरण के लिहाज से तैयार करना है। ये उत्पाद एयर क्वालिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिससे हम पर्यावरण भी बचा सकें और दुनिया में अपने उत्पाद को भी बेच सकें। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच की बातचीत के दौरान 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश पर, जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को होगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। सरकार ने उम्मीद व्यक्त की है कि किसानों के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्या का हल निकलेगा। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। कल हमारी वार्ता होगी, उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा और जैसा कि हमारी पीछे जो 7 दौर की बैठक हुई है बिल्कुल सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है और कल भी होंगे। इस बीच तमाम किसान कृषि सुधारों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। मोदी जी के जो 3 बिल आए उसकी स्टडी नाल ये पता लगता है कि वो आने वाले टाइम के किसानों वास्ते बहुत फायदेमंद है। जिस तरह सरकार की पॉलिसी है कि किसानों की आमदन दुगनी की जाए, इस हिसाब से अगर किसान अपनी जी फसल है वो खुली मंडी में बेचेगा तो उसकी आमदन शायद दुगने तो भी ज़्यादा होने की संभावना है। ये यकीन करिया जाए। ये सारे बिल किसान के हक में हैं। इससे बाजार खुल जाएगा। बाजार खुलेगा तो उससे आने वाले टाइम में प्राइस ज़्यादा मिलने की भी संभावना रहेगी, बनी रहेगी। तो किसानों को जो आमदन है उसकी बढ़ने के बहुत सारे विकल्प बने रहेंगे।
केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने ये साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। 2 वैक्सीन को आपात प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन टीकों को मंजूरी मिलने को भारत की कोरोना के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ करार दिया है। नए साल की शुरुआत में ही देश को कोविड की लड़ाई में नया हथियार मिला तो पूरे देश में इसका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को मंजूरी मिलने पर इसे वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़ करार दिया है। लगातार कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा, एक महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक क्षण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को DGCI की मंजूरी मिलने के बाद स्वस्थ और कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। भारत को बधाई। इस मुहिम में जुटे हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर भारत में ही बनी वैक्सीन को देश के लिए गर्व का मौका बताया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इस उपलब्धि पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में ही बनी हैं। यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसके मूल में ही करुणा और सेवा भाव निहित है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की जंग में लगे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं के लिए बार बार अपना आभार प्रकट करते हैं। हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी वैज्ञानिकों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को कोविड मुक्त बनाने के प्रयास के लिए शुभकामनाएं। मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसे कोविड के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व में ये संभव हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 2 टीकों की मंजूरी दिए जाने को भारत के लिए बड़ा दिन बताते हुए ट्वीट किया, भारत के लिए ये ऐतिहासिक और बड़ा दिन है। भारत की वैक्सीन अब सच्चाई है। इस महत्वपूर्ण और देश को आश्वस्त करने वाली घोषणा के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि WHO भारत के कोविड वैक्सीन की आपात उपयोग की अनुमति देने के फैसले का स्वागत करता है और भारत के इस फैसले से दक्षिण पूर्व एशिया में महामारी के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड आगामी सप्ताहों में टीकाकरण के लिए तैयार होगी। पूनावाला ने ट्वीट किया, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीके के भंडारण के लिए जो जोखिम उठाए, अंततः उनका फल मिल रहा है। भारत का पहला कोविड-19 टीका कोविशील्ड आगामी सप्ताह में टीकाकरण के लिए स्वीकृत, सुरक्षित, प्रभावी और तैयार है। तमाम राज्यों ने भी फैसले का जोरदार स्वागत किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड की लड़ाई को, कोविड के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलता पूर्वक लड़ा गया है और कोविड काल में भी उन्होंने भारत का जैसा नेतृत्व किया है वो अद्भुत है। अब वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई। वैक्सीन हमारे अप्रूव हो चुके हैं भारत में, तो उसका जब भी सप्लाई आने का जो डेट सुनिश्चित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा और हमारे यहाँ जब पहुँचेगा उसके बाद, क्योंकि उसमें टाइम तो लगेगा ही, 10 दिन कम से कम लगेगा लॉजिस्टिक्स को यहाँ तक पहुँचाना, हमारे हेडक्वार्टर तक, वहाँ से हर जनपद में जाना, जनपद से CHC पर जाना, एक काफ़ी बड़ा एक चेन बनाना पड़ता है, बना हुआ है। तो वो करने के बाद तो मकर संक्रांति के बाद ही हमको लगता है कोई डेट आ ही जाएगा। Many more companies have been given an opportunity to provide the vaccines. It's a good development. There is a huge requirement to fulfill. Probably by allowing one more company, it is facilitating the very early immunization of all the citizens. I think that's a way forward.
वी अप्रिशिएट। कल अप्रूवल मिली है तो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो लगाने स्टार्ट कर देंगे तुरंत। स्वास्थ्य जगत के लोगों ने भी इसका स्वागत करते हुए लोगों को आगाह किया है कि टीके के बाद भी एहतियात बरतना जारी रखना होगा। फिलहाल वैक्सीन को मंजूरी का पूरे देश में स्वागत हो रहा है और अब ये बात तय है कि कोरोना के खिलाफ जंग और मजबूत होगी। वैक्सीन सदियों से मानवता के लिए वरदान साबित होती आई है। कोरोना के खिलाफ भी प्रमाणित वैक्सीन को ही मंजूरी दी जा रही है। आपात प्रयोग के मायनों को भी ध्यान में रखकर ही काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि सुरक्षित वैक्सीन ही जनता को दी जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति कई सवाल खड़े करती है। आइए देखते हैं वैक्सीन को लेकर देश के जिम्मेदार राजनेताओं का क्या कहना है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सुना आपने, ये जनाब क्या कह रहे हैं? और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, उस वैक्सीन पर ये जनाब सियासत करने पर लग गए हैं। अखिलेश यादव के कोरोना टीका नहीं लगवाने के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों ने उन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी जहां इसे देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताकर माफी की मांग कर रही है, वहीं कई और दलों ने भी इसे गलत बताया है। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको टीकाकरण को लेकर के नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी अखिलेश की टीके पर सियासत सही नजर आ रही है। यहाँ तक कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहाँ तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक हो सकते हैं। हालांकि डीसीजीआई ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। सर, लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी अखिलेश के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी टीका लगवाऊंगा। जितने ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। कोई भी टीका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, उसका संबंध मानवता से है। संवेदनशील लोगों को जितना जल्दी टीका लगाया जाए उतना बेहतर होगा। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में नहीं है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन सहजनवा और गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने गोरखपुर क्लब में 575 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा सहजनवा में 83 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, खजनी विधायक संत प्रसाद और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर में विकास की गंगा बह रही है। इस क्षेत्र का विकास हो रहा है जो विकास में पीछे छूट गया था। एक साथ गोरखपुर महानगर गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर
और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा, और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जुलाई से नवंबर की अवधि में आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा। आज लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 के सापेक्ष दिसंबर 2020 में प्रदेश सरकार के प्रमुख कर राजस्व वाले मदों में जहां एक तरफ 2522 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है, वहीं प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दिसंबर माह में 12,503.70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2019-20 के दिसंबर माह में 10,008.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। जुलाई से नवंबर की अवधि में आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा और मुझे इस बात के कहते हुए प्रसन्नता है कि दिसंबर 2019 के सापेक्ष दिसंबर 2020 में प्रदेश सरकार के प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में 2522 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दिसंबर माह में कुल 12,530 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2019-20 के दिसंबर माह में 10,008.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माह दिसंबर 2020 में कर और करेत्तर राजस्व के महत्वपूर्ण मदों में 2522 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। बेसिक शिक्षा समिति का वार्षिक अधिवेशन बरेली में आयोजित किया गया। समिति के अधिवेशन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने हिस्सा लिया और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों का स्तर बेहतर करने में अपना सहयोग देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर समिति के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने में निजी विद्यालयों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही बेसिक स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने जिस सतर्कता से कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, उसके लिए दुनिया भर में हमारी सराहना हो रही है और इस महामारी के कारण जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं उन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। पढ़ाई शुरू हो, ये वास्तव में कोरोना काल के दौरान बहुत सी बातों की एहतियात बरती जाती है, तो मुझे लगता है जल्दी ही सरकार कोई इसमें एक सही फैसला लेगी और पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम ध्यान देने की बात ये भी है कि छोटे बच्चों को उनके परिवार वाले भी अभी स्कूल भेजने के इच्छुक कम दिखाई दे रहे हैं, पर सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और काम कर रही है। इस कोरोना काल को एक सही ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मुकाबला किया और सबसे कम प्रभावित दुनिया में अगर जो देश हुआ है उसमें हिंदुस्तान प्रमुख स्थान पर है। तो हम सब लोग पूरी एहतियात बरतने का काम करें, जो आवश्यक कदम है वो उठाएं। बाकी अब सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके हिसाब से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में कल शमशान घाट में हुए हादसे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें मुरादनगर के अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। कल यहां शमशान घाट की छत गिर जाने से 24 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा उस समय हुआ जब शमशान घाट पर अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के आयुक्त और जोन के पुलिस अपर महानिदेशक को हादसे की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। प्रयागराज में जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में संपन्न हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को
शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष खबरों के लिए पत्रकारों को मेहनत करनी पड़ती है और उम्मीद है कि पत्रकारिता के उच्च मापदंड ये लोग स्थापित करेंगे, जिससे समाज का हित होगा। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, पूर्व चेयरमैन बीसी मिश्रा, एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी मौजूद थे। भारतीय सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस के नामांकन के लिए एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में 18 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक मुख्यालय भर्ती कार्यालय लखनऊ द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी जिलों की 5,858 महिला उम्मीदवारों की भर्ती रैली प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है। विस्तृत जानकारी के लिए 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना को पढ़ें तथा दलालों और धोखेबाज व्यक्तियों से अभ्यर्थी सावधान रहें। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में कल दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों में हुई बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 बजे के आसपास ललितपुर, झांसी जनपदों के पास तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में भी दिखेगा। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। 1-2 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के चलने से आने वाले समय में गलन बढ़ सकती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दिन भर बारिश जारी रही। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बारिश की सूचना है। कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों तक इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। किसानों के अनुसार यदि ओलावृष्टि नहीं होती है तो ये बारिश फसलों के लिए लाभकारी है, लेकिन मौसम के प्रभाव के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में भी बारिश से किसान खुश हैं और अच्छी फसल की संभावनाएं संजोए हुए हैं। ये जो बारिश हुई है इससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है और एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे यूरिया, खाद, सोन काफ़ी मिला हो और फसल बड़ी अच्छी होने की उम्मीद है। कोहरा, पहाड़ा ये सब खत्म हो जाएगा इससे। जौनपुर में परिषदीय स्कूल के बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। कई छात्रों के पास स्मार्टफोन न होने की समस्या को देखते हुए मोहल्ला पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अध्यापक स्कूल में पंजीकृत बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी जाकर शिक्षण कार्य करा रहे हैं। जौनपुर के करांजा कला ब्लॉक के प्यारेपुर परिषदीय स्कूल की अध्यापिकाओं ने ये पहल शुरू की है। इससे बच्चों को ही नहीं, स्कूल न आने वाले बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जो स्कूल बंद चल रहा है, बच्चे को स्कूल में तो आना मना है, तो हम लोग मिशन प्रेरणा के तहत जो लक्ष्य दिया गया है 2022 को उसको पाना है, तो हम लोग गांव-गांव में जाते हुए रोज जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR NPL के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, वैज्ञानिकों के योगदान पर होगा देश का विकास। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में होगी वार्ता। पिछली वार्ता में 4 में से 2 मुद्दों पर किसानों के साथ बनी थी सहमति। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने की अब तक 24 लोगों की हुई मृत्यु, कई गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के प्रति जताई संवेदना। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने ली करवट, पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई बारिश से फसलों को मिला लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।